Everyone, am I audible to everyone? सभी को आवाज आ रहा है मेरा? If you are able to audible, please let me know. आप सभी लोगों को अगर आवाज आ रहा है तो हम लोग स्टार्ट करें. प्लीज रिप्लाई करिए. इफ यू आर गेटिंग माई वॉइस तो प्लीज रिप्लाई. मनप्रीत, प्रतिभा मैम, आप, संध्या मैम, यू, पूजा, काजल, So I don't know why people are not responding. Okay, Manpreet, you have joined. So I don't know why students are not joining today. तो we have to be start. तो हम लोगों ने कल का लेक्चर नहीं हो पाया, तो भी आप शेयर्ड यू सम सर्टेन वीडियोस विच इज टोटली प्राइवेट. तो हमने आपको कल अनलिस्टेड वीडियोस मार्केटिंग सेगमेंटेशन और कंज्यूमर बिहेवियर की शेयर कर दिया था. तो अगर आज आप लोग कहोगे तो उसको हम लोग दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसको आपको समझा देंगे आपको. और आई एम शेयरिंग विद द नोट्स ऑफ दोज लास्ट टू वीडियोस आफ्टर दिस लेक्चर. ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं. वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन. टुडे वी आर पिकिंग द टॉपिक दैट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट. तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज द नीड्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट. कि क्या बीइंग, मतलब होता है क्या है कि दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए व्हेनेवर दे आर लुकिंग फॉर न्यू बिजनेसेस और दे जस्ट वांट टू बी एक्सपेंड देयर बिजनेसेस. अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है दुनिया के किसी भी देश में या दुनिया के किसी स्टेट में, तो whenever we are just want to be looking at, whenever we just want to be start own businesses, either existing or new, we have to be analyze the marketing environment. अगर हम लोग अगर environments को analyze नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं in a long run we have to be face the market failure situations. हम लोग को पता है दुनिया का कोई भी कंपनी नहीं चाहता है कि इन short run or long run they have to be face the some market failure situations. तो कहीं ना कहीं इसीलिए लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट से हम लोगों को पता चलता है व्हाट आर द कंट्रोल फैक्टर्स एंड व्हाट आर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, कौन कौन से फैक्टर्स को कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं. इन सब चीजों की हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट में बात करेंगे. तो द फोर्सेस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज टू अंडरटेक इट्स बिजनेसेस. ठीक है, द ट्रेडिंग फोर्सेस ऑपरेटिंग इन अ मार्केट प्लेस ओवर विच a business has no direct control but which shape the manner in which the business function is able to satisfy its customer. कुल मिलाकर है कि हम लोगों को देखना है कौन कौन से फैक्टर्स मार्केटिंग एनवायरनमेंट में डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं. हम लोग को दोनों फैक्टर्स को लेकर चलना है. ठीक है, क्लियर. और उसमें हमने ये देखना है कि अगर सपोज तुम्हारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना है. एंड थिंक अबाउट द दोज बैरियर, थिंक अबाउट द दोज फैक्टर विच इज टोटली कंट्रोलेबल. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हमको कैसे टैकल डाउन करना है, इसलिए हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं. इसमें आगे एक चीज और लिखा है कि इंपॉर्टेंसी ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट अभी आगे बताएंगे. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट फोर्स इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग. मतलब whenever we just want to be plan about new businesses, हम लोग कुछ प्लानिंग करना है, बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, तो कहीं ना कहीं हमको माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ता है. इट हेल्प्स ए बिजनेस टू कंप्लीट द मोर इफेक्टिवली अगेंस्ट इट्स राइवल्स. कहीं ना कहीं हम लोग अपने राइवल्स के अगेंस्ट में अगर आप कहीं ना कहीं अच्छे से उसको
एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं वी विल एबल टू टेक सम सर्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। तो इसलिए भी हम लोग कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा टू असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, हम लोगों को पता रहता है कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ क्या है कंपनीज की, वीकनेस क्या है, कि अपॉर्चुनिटीज क्या है या थ्रेट्स क्या है, तो हम लोगों को असिस्ट उसके लिए ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग एनवायरनमेंट असिस्ट करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट enables on organizations to take advantage of emerging strategic opportunities। ठीक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कह रहे हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट को ठीक से सिस्टमेटिक फैक्टर सिस्टमेटिक वे में एनालाइज करते हैं, तो दे आर एबल टू टेक सम सर्टेन स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस आल्सो as compared to their competitors। So this is all about the basics of the marketing environment, why marketing environment is very important for the businesses। Okay, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि what are the internal factors of marketing environment and what are the external factors of marketing environment। we have some certain internal factors and we have some certain external factors। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे तो इंटरनल हमारा मैन हो गया, मशीन हो गया, मनी हो गया, मटेरियल्स हो गया, मिनट्स हो गया, मिशन हो गया, विजन हो गया, पॉलिसीज हो गया। ठीक है भाई, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे माइक्रो फैक्टर्स हो गया और मैक्रो फैक्टर्स हो गए। आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होगा उसमें, तो आपको ये वाला नोट्स हमको पहले भी शेयर कर चुके हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा, यू कैन टेक इट द प्रिंट आउट ऑफ दोज नोट्स। ठीक है, तो फर्दर मार्केटिंग एनवायरनमेंट वी हैव क्लासिफाइड इन एज टू पार्ट, फर्स्ट इज द इंटरनल फैक्टर्स, अदर इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल में भी हैव सम को इंटरनल फैक्टर्स हमारे पूरे कंट्रोलेबल होते हैं। क्वेश्चन इसमें आता है इसमें कंट्रोल फैक्टर्स कौन सा है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से हैं, माइक्रो फैक्टर्स कौन सा होता है, मैक्रो फैक्टर्स कौन सा होता है। तो वी हैव टू बी एनालाइज द दोज फैक्टर विच इज टोटली अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं हमारे, दिस इज टोटली कंट्रोलेबल फैक्टर्स। ठीक है, तो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग एनवायरनमेंट दीज ऑल बैरियर्स ऑल फैक्टर्स आर टोटली कंट्रोलेबल। कंट्रोल फैक्टर्स की हम लोग बात करते हैं तो कंट्रोल फैक्टर्स का यहाँ में मतलब है कि जो एक बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है, दे आर हैविंग सम सर्टेन राइट्स, दे आर हैविंग सम सर्टेन प्रोसीडर्स टू रेगुलेट दीज फैक्टर्स। गेटिंग माय पॉइंट। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर्स में जो हम लोग बात करें कंट्रोल फैक्टर्स की, मैन इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। एक जो कंपनी का मालिक है वो उसको पूरी तरह से अच्छे से पता है कि कौन मार्केटिंग में कौन काम करेगा, एचआर में कौन काम करेगा, फाइनेंस पे कौन काम करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट का कि डिपेंडिंग ऑन होता है ना कि एक राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, या किसको हायर करना है किसको हायर नहीं करना है। तो इस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द जो भी एक कंपनी का ओनर है, तो आपको आपके हाथ में, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फैक्टर्स। कंट्रोल फैक्टर्स का मतलब है जो फैक्टर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन सेम थिंग, आपको पता है सपोज दैट यू हैव सम $100 विद यू, तो आपको पता है कि $100 आपके पास में है, $100 में यू जस्ट नीड टू बी स्पेंड दोज $100 ऑन बाइंग सम सर्टेन मशीन्स। आपको कोई मशीन को खरीदने के लिए आपके पास $100 है। अब आपके पास अल्टरनेटिव्स है, यू हैव सम सर्टेन अल्टरनेटिव्स कि कौन सी मशीन लेना है हमको। ठीक है, तो अगेन इट्स टोटली कंट्रोलेबल। भाई अगर हम लोग बात करें आपको हम 10,000 रुपये दे देते हैं आपको मोबाइल लेना है, तो एज पर योर चॉइस बिकॉज यू हैव सम सर्टेन दोज 10,000 रुपीज, तो आपको अपना डिसीजन करना है। तो इसलिए इसको हम लोग मशीन्स को भी कंट्रोलेबल बोलते हैं। देन मनी, हमको पता है कि हमको 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाना है, 50 लाख लगाना है या 500 करोड़ रुपए लगाना है। सो इट्स टोटली अगेन डिपेंड्स ऑन ओनर्स ऑफ द बिजनेसेस। फिर बात करते हैं मटेरियल्स। मटेरियल्स इज अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर रॉ मटेरियल्स। हम लोग रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे कि रॉ मटेरियल हमारा कौन सप्लायर कौन होगा, किससे हमको रॉ मटेरियल लेना है, किससे रॉ मटेरियल नहीं लेना है। क्योंकि आज के हम लोगों को पता है वी हैव सम वेरी स्टिफ कंपटीशन। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द फिनिश गुड्स की बात करेंगे, वहाँ पर भी स्टिफ कंपटीशन है। होलसेलर की बात करिए, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करिए या सप्लायर की, आज के टाइम में कोई भी सामान लेना है, वी हैव द एन नंबर ऑफ द सप्लायर्स वी हैव। तो वी हैव टू बी चूज कि हमको कौन सा मटेरियल कहाँ से लेना है। देन मिनट्स की हम लोग बात करते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। मिशन विजन एंड पॉलिसीज। मिशन विजन एंड पॉलिसीज आप लोग को आई थिंक पता ही, हम लोग कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन आई एम जस्ट डिस्कसिंग हियर व्हाट इज ऑल अबाउट द मिशन। मिशन होता है कि इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड विजन इज फॉर लॉन्ग टर्म।
मतलब आप अगर दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बनना चाहते हैं, मतलब बाय द 2030 यू जस्ट वांट टू बी पिक अप द इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी, इंडिया लार्जेस्ट कंपनी, तो इट माइट बी योर विजन कि आप बहुत दूर का जो सोचते हैं 10 साल का बाद का 20 साल का, आपको एक ऐसी इस पर्टिकुलर सर्टेन सिचुएशंस में यू जस्ट नीड टू बी रीच आउट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विजन। उस विजन को अचीव करने के लिए व्हाट एवर द शॉर्ट टर्म मिशन स्टेटमेंट यू आर मेकिंग, दैट इज कॉल्ड मिशन। गॉट इट। तो विजन को अचीव करने के लिए आपने माना कि हमको इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी 2030 में बनना है, तो कहीं ना कहीं आपका होगा कि 2022 में हमको पूरा यूपी का बनना है, 2025 में हमको नॉर्थ इंडिया का बनना है, 2027 में हमको नॉर्थ इंडिया प्लस ईस्ट इंडिया का बनना है, 2028 में हमको कहीं ना कहीं वेस्टर्न इंडिया भी कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं जाके भी आप 29-30 में आप फोकस करिए साउथ इंडिया पे, देन यू विल बी एबल टू बिकम द इंडिया लार्जेस्ट कंपनी। तो हम लोग तो जो विजन को अचीव करने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के 2 साल के, मतलब टोटल विजन 10 साल का, तो 2-2 साल के हमने 5 मिशन स्टेटमेंट बना लिए, 1 by 1 विल ट्राई टू फिनिश इट आउट दोज मिशन स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मिशन स्टेटमेंट क्या हुआ, विजन स्टेटमेंट क्या हुआ। And apart from this, now that last is the policies we are talking about. In a policies, what we have to be discussed. Policies is all about the basics, the total. While policy is all about the rules and regulation. हम लोग को पता है कि all those persons who is having actually ownership of any businesses, they have to be set some certain policies. तो ठीक है, तो policies भी आपको है कि ऑफिस में टाइमिंग 9 to 5 रहेगी, 9 to 6 रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटर का कितना मार्जिन रहेगा, होलसेलर का कितना मार्जिन रहेगा। तो पॉलिसी इज ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ओनर्स। ओके, तो वट एवर द इंटरनल फैक्टर्स आई हैव टोल्ड, दिस इज टोटली कंट्रोल फैक्टर्स और वी कैन कंट्रोल दिस फैक्टर्स। गॉट इट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन कंट्रोल फैक्टर्स कि कोई ये कंट्रोल फैक्टर्स कैसे? प्लीज रिस्पॉन्ड। बताइए अगर कोई, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट ऑन दीज कंट्रोल फैक्टर्स, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। मनप्रीत, संध्या मैम, यू ओके। तो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम लोग माइक्रो फैक्टर्स की बात करेंगे और मैक्रो फैक्टर्स की बात करेंगे। वी हैव सम सर्टेन माइक्रो फैक्टर्स, वी हैव सम सर्टेन मैक्रो फैक्टर्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक्स भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स केवल कंट्रोलेबल होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, बट नेट के पेपर में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारी रिसर्च इस पर हो चुकी है कि माइक्रो फैक्टर्स हमारे समहाउ कंट्रोलेबल होते हैं, समहाउ हमारे अनकंट्रोलेबल होते हैं। अब आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स कुछ कंट्रोलेबल हैं, कुछ फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल हैं। तो माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स टोटली हमारा अनकंट्रोलेबल नहीं है, आप समझ सुन लीजिए, ठीक है। We have some certain controllable factors is here, we have some certain uncontrollable factors is here. तो external factors we have divided in as 2 part, micro factors and macro factors. Got it? Micro में हम लोग बात करते हैं कि micro, while talking about the micro factors, we have some certain suppliers, marketing channels, customers, competitors, public, shareholders, wholesaler, retailer, मतलब ठीक है। तो माइक्रो फैक्टर्स हम लोग सिंपल स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे। हम लोग सिंपल सा बात है कि माइक्रो फैक्टर्स में ऑल दोज पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन अ सर्टेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दोज फैक्टर्स इज कॉल्ड माइक्रो फैक्टर्स। गॉट इट? समझ गए? तो माइक्रो फैक्टर्स कौन से? जो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग फ्रॉम द सप्लायर हु इज एक्चुअली डिलीवरिंग द गुड्स, हु इज एक्चुअली डिलीवरिंग द रॉ मटेरियल्स, एंड फाइनली हु इज गोइंग टू सेल द गुड्स, that is a retailer. And after the retailer we have some certain customer, because customer is going to buy the product from retailer. तो कहीं ना कहीं ये कि जो भी पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जितना भी आदमी है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं विद इन द वन कंपनी, दोज पर्सन्स इज कॉल्ड, दोज पर्सन्स कम्स अंडर द माइक्रो फैक्टर्स। अब बात करते हैं कि माइक्रो फैक्टर्स को हम लोग समहाउ कंट्रोलेबल और समहाउ अनकंट्रोलेबल क्यों कहते हैं। जैसे सप्लायर है, सप्लायर इज टोटली कंट्रोलेबल फैक्टर्स। If suppose that you have some certain what we call मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो आप डिसाइड करेंगे कि सप्लायर किसको बनाना है। बिकॉज वी सपोज दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी मार्कर, सपोज दैट, तो यू जस्ट रिक्वायर कि इस मार्कर का रबड़ किससे लेना है, प्लास्टिक किससे लेना है, या मतलब सपोज दैट यू आर जस्ट मेकिंग सर्टेन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यू हैव, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वो ग्लास किससे लेना है, प्लास्टिक किससे लेना है, व्हाट रॉ मटेरियल्स यू आर रिक्वायरिंग, and so what raw materials you are requiring and what raw materials you are
taking from some certain suppliers. तो totally deciding of the suppliers decision depends on owners. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओनर्स पूरा एक क्या करता है, डिसाइड करता है आपकी कंपनी के लिए सप्लायर कौन होगा, इसलिए इसको हम लोग कंट्रोल फैक्टर्स बोलते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग चैनल्स. भाई सभी लोग उसी में आते हैं. कस्टमर्स समाउ कंट्रोलेबल समाउ अनकंट्रोलेबल. अब बात करते हैं समाउ कंट्रोलेबल समाउ अनकंट्रोलेबल कैसे हैं. एज पर द मार्केटिंग सेगमेंटेशन, आप लोगों ने कल मेरा वीडियो देखा होगा तो ठीक है, तब हम दोबारा आपको पढ़ा देंगे अगर समझ में कोई डाउट होगा आप लोग को. कस्टमर समाउ कंट्रोलेबल इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना while doing some market segmentation, what we do, we target the product, we target the customers and we just try to sell those goods to the certain target customers. अब हम लोग ऐसा नहीं करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के तहत कि प्रोडक्ट हमारा किड्स का है और वी आर सेलिंग द एडल्ट्स, ऐसा नहीं करते ना. प्रोडक्ट इज फॉर सम सर्टेन जेंडर स्पेसिफिक एंड हम लोग एक मेल का फीमेल को बेच रहे हैं, फीमेल को मेल को बेच रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं कस्टमर को सम हाउ कहीं ना कहीं एक टारगेट करके रखते हैं, सम हाउ कंट्रोल करके रखते हैं. वी हैव सम सर्टेन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल दोज कस्टमर्स. और दूसरा इफ देखो, इफ अगर दूसरा बात करें, इफ यू आर कमिंग विद सर्टेन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जस्ट लाइक हम लोग पेनिट्रेशन और स्कीमिंग की बात करेंगे तो प्राइसिंग में आता है कि पेनिट्रेशन की हम लोग बात करें कि एट अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यू आर कीपिंग द लो प्राइसेस एंड ग्रेजुअली यू आर इंक्रीजिंग. तो उससे मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोग लो लेवल के या लो इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं कस्टमर को पता है, वही कस्टमर का प्रोडक्ट लेंगे. ठीक है, तो आपको समाउ ड्यू टू द मार्केट सेगमेंटेशन, ड्यू टू द सर्टेन टारगेटिंग ऑफ द सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के तहत मेरा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, अभी आगे भी आपको बताएंगे भी हम. तो व्हाट वी डू, तो कस्टमर्स समाउ इज कंट्रोलेबल समाउ इज अनकंट्रोलेबल. अब अगर क्वेश्चन आता है इसमें कंट्रोल केवल अगर समाउ वाला ऑप्शन नहीं है, कभी कभार बहुत सारे एग्जामिनेशन हमने देखा उसमें लिखा था कि अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोलेबल, अप टू सम एक्सटेंट अनकंट्रोलेबल. तो ठीक है, अगर लिखा सीधा कंट्रोलेबल सीधा अनकंट्रोलेबल तो आपको अनकंट्रोलेबल पे लगाना, ये याद कर लीजिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा. और केवल कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का कोई ऑप्शन दिया है या बोथ या नॉन ऑफ द अबव, तो आपको अनकंट्रोलेबल पर टिक करना है. बिकॉज समहाउ कंट्रोलेबल समहाउ अनकंट्रोलेबल, बस अनकंट्रोलेबल का पार्टिसिपेंट ज्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पिटिटर्स. अगेन कॉम्पिटिटर्स भी हमारा सेम कस्टमर्स की लोग बात करेंगे. कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स आर ऑलमोस्ट सेम बिकॉज कॉम्पिटिटर भी कंट्रोलेबल है. पेप्सी का कंपटीशन दे डोंट हैव, पेप्सी का कंपटीशन कहीं ना कहीं डोमिनोज से नहीं है, मैकडी से नहीं है. ठीक है, दे हैव सम सर्टेन कंपटीशन विद कोका कोला एंड अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनीज व्हिच इज रनिंग अक्रॉस द ग्लोब. सो कॉम्पिटिटर्स का कहीं ना कहीं इफ यू आर कमिंग विद अगेन सम सर्टेन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर भाई हम लोग बात करेंगे, चलो उसकी बात छोड़िए सॉफ्ट ड्रिंक्स में, बिकॉज वी हैव वेरी फ्यू, जिसको हम लोग डुओपोली भी बोल सकते हैं बिकॉज बहुत कम कंपनीज है. अगर हम लोग उसकी बात करें, हम लोग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, जहाँ कहीं ना कहीं मोर देन 3000 कंपनीज आर रनिंग इन द अक्रॉस द ग्लोब, 3000 से ज़्यादा ब्रांडेड कंपनीज पूरे दुनिया में चल रही हैं. अब हम लोग बात करें कि एप्पल का कॉम्पिटिशन एक माइक्रोमैक्स से है या वीवो से है, ओप्पो से है. दे डोंट हैव द एप्पल, दे डोंट हैव कंपटीशन विद दीज मेनी कंपनीज. ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो अगर कॉम्पिटिटर्स भी कहीं ना कहीं हमारा समाउ कंट्रोलेबल, हमको पता है किससे कम्पीट करना है. द पिक्चर इज टोटली क्लियर. अगर एप्पल के हम लोग कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दे यूज टू हैव सम सर्टेन कॉम्पिटिशन विद सैमसंग, बट एज ऑफ नाउ हम लोग बात करेंगे तो कहीं उनका वन प्लस के अलावा कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है. वैसे तो iOS में कोई भी कंपटीशन है, दे हैव सम सर्टेन मोनोपोली, दे हैव सम, बिकॉज कहीं ना कहीं आगे हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ाएंगे तब को बताएंगे. वो लोग पूरा ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी के तहत मार्केट में आए थे, दे कैप्चर द मार्केट. अगर आज हम लोग बात करते हैं कि बोलेंगे एक कॉम्पिटिटर आपको नाम बताना है, सपोज इफ समबडी इज आस्किंग यू लाइक दिस, तो यू कैन टेक द नेम ऑफ द वन प्लस. बट अगर दूसरी तरफ से हम लोग बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव एनी द कॉम्पिटिशन. मार्केटिंग चैनल हमने लिख दिया है इसमें, जो हम लोग कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर की बात कर रहे हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं मार्केटिंग चैनल ही होता है मनप्रीत. ठीक है, दीज ऑल मेनी पर्संस कम अंडर द मार्केटिंग चैनल्स. ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स अगेन समाउ कंट्रोलेबल समाउ अनकंट्रोलेबल. देन पब्लिक एंड कस्टमर बोथ आर द सेम थिंग. शेयर होल्डर्स भी हमारे कंट्रोलेबल, शेयर होल्डर्स हमारे क्या होते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर, पूरी तरह से कंट्रोलेबल होते हैं. उसमें आपको क्या होता है कि पूरे आपके हाथ में होता है, बिकॉज यू हैव सम सर्टेन ऑब्लिगेशन विद यू
ठीक है। तो शेयर होल्डर्स के कितना डिविडेंड देना नहीं, कितना डिविडेंड नहीं देना इज टोटली डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो शेयर होल्डर्स की बात करेंगे हम, डिफरेंट अलग स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे तो हमारे क्या होंगे, वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होंगे। तो कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर दे आर सम सर्टेन कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू एंड दे आर समहाउ कंट्रोलेबल एंड समहाउ अनकंट्रोलेबल। गॉट इट? क्लियर? Now we are moving towards the macro factors which is totally uncontrollable. We cannot control in the market. हम लोग इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जितना भी मैक्रो फैक्टर्स में हम लोग पेस्टल एनालिसिस की बात करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, लीगल, नेचुरल फैक्टर्स एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, दिस इज ऑल टोटली फैक्टर्स इज अनकंट्रोलेबल। इट मतलब कंपनी हैज नो राइट टू कंट्रोल दीज फैक्टर्स। गॉट इट? हम लोग बात करेंगे कैसे। पहले देखिए पॉलिटिकल, आपको आई थिंक हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के दौरान ये पढ़ाया है, दोबारा आप लोग समझ लीजिए एक बार। पॉलिटिकल फैक्टर्स में पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, चेंजिंग द गवर्नमेंट एजेंसीज इन्फोर्समेंट। हम लोगों को पता है सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा करेगी। आप मान कोई इफ यू हैव स्टार्टेड एनी बिजनेस, आपने कोई एक व्यापार स्टार्ट किया एंड सरकार गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इंटरवेनिंग इन योर बिजनेसेस, आपको चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू बी फॉलो द दोज पॉलिसीज व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इफ गवर्नमेंट आर इंटरवेनिंग इन, गवर्नमेंट आर पोकिंग देयर नोज ऑन एवरी सिंगल मैटर ऑफ द बिजनेसेस, तो वी हैव टू बी एक्सेप्ट दोज पॉलिसीज। हम लोग उनको कहना कि उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो पॉलिसी सरकार ने शुरू कर दी। तो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, आई होप आप लोगों को समझ में। सरकार देखिए, इसीलिए देखिए ना भारत सरकार की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग ईजी ऑफ डूइंग में we used to had around 140 ranks in 2014. Now we came down around the 67-68 rank. तो दुनिया में आम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान भी यही किया था, चीज़ों को लिबरलाइजेशन किया, उसके बाद भी चीज़ें लिबरलाइजेशन हमारी नहीं हो पाई थी, लिबरल चीज़ें नहीं हो पाई थी। तो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट की हम लोग बात करेंगे तो इसीलिए देखिए कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग द मास पॉपुलेशन इन यूपी एंड बिहार, वी हैव वेरी लेस इंडस्ट्रीज बिकॉज सिंस द 1950s वी हैड ए गवर्नमेंट, वी हैव, अब तो पिछले 5-10 सालों से लगातार कुछ ना कुछ काम यूपी बिहार में होने लगा है, पिछले 10 सालों से हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट वी हैड वेरी लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दीज टू स्टेट। कहीं ना कहीं सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रहता था। अगर दूसरी बात की बहुत बड़ा कंजम्पशन स्टेट है दोनों, क्लाइमेट बहुत स्टेबल रहता है। आपने देखा होगा अक्रॉस द यूपी की बात करिए, अक्रॉस द बिहार का बात करिए, वी हैव वेरी स्टेबल we have very stable climate also despite of having और बहुत बड़ा कस्टमर का रेंज भी है, अमीर आदमी बहुत रहता है यहाँ पे, गरीब भी बहुत रहता है। इफ यू आर कमिंग विद स्कीमिंग स्ट्रेटजी, इवन दो यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन यूपी एंड बिहार, इफ यू आर कमिंग विद पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, इवन दो बिकॉज गरीब भी बहुत ज़्यादा इन दीज टू स्टेट में रहता है, लो इनकम ग्रुप के लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट बेचेंगे तब भी यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस इन द मार्केट। तो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, पूरा सरकार ज़्यादा इंटरवेंट करेगी तो हम लोगों का पॉलिटिकल फैक्टर, इसीलिए इसको पूरा अनकंट्रोलेबल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग बात करेंगे सरकार की स्टेबिलिटी बनी रहे, इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि सरकार वी शुड रिक्वायर सम सर्टेन स्टेबल गवर्नमेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सरकारें बहुत जल्दी चेंज होंगी तब भी आपके व्यापार के लिए, आपके बिजनेस के लिए दिस इज टोटली थ्रेट्स। क्योंकि एक गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाया है कि वी आर गिविंग यू सम सर्टेन रिलैक्सेशंस ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ यू आर डूइंग सम बिजनेस इन दिस मिनी स्टेट। नया सरकार आया, सरकार ने बोला आप आओ हमारे प्रदेश में बिजनेस करने, आपको 15% की जगह दुनिया भारत में पूरा 15% टैक्स ले रहे हैं, हम आपको यूपी में 5% लेंगे। एक कंपनी ने पूरा बिजनेस स्टैब्लिश किया, इतना पैसा खत्म किया, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, 6 महीने के बाद उसने बोल दिया 20%। बट कोई आपके देश में, आपके प्रदेश या आपके देश में बिजनेस करने इसीलिए आया था जस्ट बिकॉज ऑफ टू टेक द कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेजेस, जो हमने आपको बता चुके इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के दौरान। तो कहीं ना कहीं तो एक इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं हुई, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ने पॉइंट लिख दिया है, बट मेन मुद्दा यह क्या, इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की हम लोग बात करेंगे। अगर देश में इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट रहेगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस को बहुत ज्यादा हार्म होने वाला है। फिर चेंजिंग द गवर्नमेंट एजेंसीज इन्फोर्समेंट, तो ये भी गवर्नमेंट एजेंसीज की जो इन्फोर्समेंट्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज की जो पॉलिसीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। भाई सीबीआई की बात करिए, आप जो भी एक सरकारी सेल टैक्स की बात करिए, आजकल जीएसटी डिपार्टमेंट की बात करिए, इनकम टैक्स, जितने भी कहीं ना सरकारी एजेंसीज हैं हमारी, इफ दे स्टार्टेड पोकिंग देयर नोज इन एवरी सिंगल मैटर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस और कॉर्पोरेट्स,
again it is going to be impact their business, it is going to be impact their profit. तो totally political factors is uncontrollable. Got it? एग्जाम्पल आपको दे दिया, तब तक समझ में आ गया होगा बहुत हद तक की. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द इकोनॉमिकल फैक्टर्स. ओके, इकोनॉमिकल फैक्टर्स में हम लोग बात करेंगे ट्रेंड्स ऑफ जीएनपी, पैटर्न ऑफ रियल ग्रोथ इन इनकम. ठीक है, पैटर्न ऑफ रियल ग्रोथ इन इनकम एंड द वेरिएशंस इन ज्योग्राफिकल इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस, बोरोइंग पैटर्न, इन्फ्लेशन रेट, मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल. गॉट इट? देखिए जीडीपी और जीएनपी का ट्रेंड, भाई जीडीपी जीएनपी आपको नेशनल इनकम के दौरान पूरा समझाया जाएगा. जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं. हम लोग को पता है, सिंपल यहाँ पे समझिए, नेशनल इनकम या कहीं ना कहीं जब जीडीपी का डेटा जाता है बहुत डाउन जाता है तो मार्केट में एक हवा उड़ जाती है कि मार्केट में मंदी का दौर शुरू हो गया, मंदी का दौर चल रहा है, कंट्रीज आर फेसिंग सम सर्टेन रिसेशनरी सिचुएशंस इन द इकोनॉमी. सो इकोनॉमिक फैक्टर्स की विल टॉक अबाउट. तो अगर ट्रेंड्स ऑफ द जीएनपी इज नॉट इन द फेवर ऑफ द कॉर्पोरेट्स, इट माइट हार्म द देयर प्रॉफिट, इट माइट हार्म द सर्टेन अदर फैक्टर्स फॉर बिजनेसेस ऑल्सो. तो ट्रेंड्स ऑफ जीएनपी कहीं ना कहीं काम, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो आपके हाथ में नहीं है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. तो इसलिए ट्रेंड्स ऑफ जीएनपी बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर है जो पूरा अनकंट्रोलेबल है, जिसको हम लोग चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. फिर आता है हमारा पैटर्न्स ऑफ रियल ग्रोथ इन इनकम. ठीक है, फिर वो रियल ग्रोथ, भाई हम लोग रियल जीडीपी की बात करते हैं, आगे आपको रियल जीडीपी पढ़ाएंगे हम लोग, जो हम लोग बेस ईयर से काउंट करते हैं. तो एक रियल ग्रोथ इन इनकम चलती रहे कि हर साल कोई 1000 रुपये कमा रहा है तो अगले साल कोई 1100 भी कमाए, 1200 1300, क्योंकि चीज़ों के इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ेंगे. ठीक है, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये सोचेंगे, हम लोग ये मान के चलेंगे कि इनकम्स में भी रियल ग्रोथ होती रहे. सैलरी विल बी स्टेबल. अगर लोग जो आपकी जो टारगेट मार्केट है सैलरी क्लास है, इफ देयर सैलरी इज वॉज फिक्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, देन इफ यू आर इंक्रीजिंग सम सर्टेन प्राइसेस ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपके लिए दिक्कत हो ही जाएगा कि सामान आपने प्रोडक्ट कर दिया 100 का 120, बट जिनकी जो कहीं आपके कस्टमर थे, दे हैव स्टिल सम सर्टेन फिक्स सैलरी एंड दे नॉट मेक एनी चेंजेस इन देयर इनकम. उनका इनकम अभी भी सेम ही है पिछले साल वाला. नाउ वेरिएशंस इन अ ज्योग्राफिकल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. अगेन आज भारत की बात करिए, अगर लोग बिहार का बात करिए, कैलकाटा का बात करिए, नॉर्थ ईस्ट का बात करेंगे, अगेन भी हैव सम सर्टेन छत्तीसगढ़ का बात करिए, झारखंड का बात करिए, तो भी हैव सम सर्टेन स्टेट. तो जहाँ पर एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस में बहुत गैप है. हम लोग दुनिया के दूसरे देशों की बात ना करिए, वाइल टॉकिंग अबाउट द इंडिया, तो वी हैव द सर्टेन डिफरेंट इनकम ग्रुप पीपल्स. महाराष्ट्र मुंबई का बात करें, वी कैन नॉट कंपेयर विद द गाइज हु आर लिविंग इन मुंबई विद द पर्सन हु इज लिविंग इन लखनऊ, बिकॉज वी हैव द ह्यूज गैप बिटवीन दीज टू पर्सन्स हु आर सिटिंग इन टू डिफरेंट सिटीज. तो भारत में अगर बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस होगा अलग अलग, तो आप पूरे इंडिया में अपेक्षित सामान नहीं बेच पाओगे. यू हैव टू बी कस्टमाइज योर प्रोडक्ट. जहाँ पर लो इनकम ग्रुप है आपको लो इनकम बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो आपको वो टारगेट मार्केट आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे. तो यही है कि अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होंगे ना अक्रॉस द ग्लोब, तो कहीं ना कहीं आपको आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा. फिर बोरोइंग पैटर्न्स की बात करते हैं. तो बोरोइंग पैटर्न्स में अगर देश के जैसे ही बोरोइंग पैटर्न होंगे, वो आपको अगेन आपका टोटली बोरोइंग पैटर्न के हम लोग यहाँ इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं. अगर बोरोइंग पैटर्न की जो पॉलिसीज बहुत लिबरल होंगी, ब्याज की दरें बहुत कम होंगी, तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, आपकी परचेजिंग पावर, आपके प्रोडक्ट की परचेजिंग पावर मार्केट में बढ़ेगी. आप इसीलिए देखिए, आज से 20 साल पहले की तुलना करिए और आज तुलना करिए. पहले होता था, आज से 10-15 साल पहले कि मुझे ढूंढना पड़ता था कि जिसके पास आईफोन है या जिसके पास मल्टीमीडिया फ़ोन है, आज से आईफोन को छोड़ दिए मल्टीमीडिया फ़ोन है, 15 साल पहले की बात बोल रहे हैं. आज सिनेरियो हैज़ बीन चेंज. नाउ जस्ट अगर बाजार में खड़े रहिए, आपको बोले दिन भर में 100 लोगों का डेटा दीजिए जिसमें केवल सिंगल फ़ोन हो और वो भी बेसिक फ़ोन हो, बहुत कम लोग मिलेंगे. तो कहने कि बोरोइंग पैटर्न ऐसा चेंज क्यों हुआ कि लोगों ने चेंजेस इन द कंजम्पशन पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं. उसमें मुद्दा क्या हुआ, उसके पीछे एक रीजन है कि ड्यू टू सर्टेन बोरोइंग पैटर्न, ईएमआई सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, लिबरल लोन्स की बात करते हैं. कहना कि इकॉनमी बहुत लिबरल हुई, बैंकिंग्स बहुत लिबरल हुई, लोग बैंकिंग से जुड़ना शुरू कर दिए, ईएमआई सिस्टम की बात करिए, लोन सस्ता मिलना शुरू कर दिया, पॉलिसीज बहुत कम कर दी गई. तो दैट इज द ओनली रीजन. साथ कार देखिए, घर घर कार हो रही है, लोग दे स्टार्टेड, मतलब न्यू कमर्स स्टार्टेड टेकिंग सर्टेन लोन्स फॉर देयर होम. सो बोरोइंग पैटर्न एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. बोरोइंग पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स होगा आपके देश में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोरोइंग पैटर्न्स. ठीक है.
फिर वही इन्फ्लेशन रेट, पता ही है देश में बहुत महंगाई होगा, देर शुड बी इन्फ्लेशन बट देर शुड नॉट बी हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि देश में जितना डिफ्लेशन जरूरत है उतना इन्फ्लेशन भी जरूरत है। अगर बहुत देखिए एक बार मंदी आ गई वो भी देश के लिए नुकसान है, इन्फ्लेशन आ गई वो भी नुकसान है। एक मतलब एक आपको कहना है कि हेल्दी इन्फ्लेशन मार्केट में रहना चाहिए, तो इन्फ्लेशन रेट भी आपके लिए पूरा हाँ आपके लिए अनकंट्रोलेबल है भाई। देश में अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट, भाई हम आपको एग्जांपल देते हैं वेनेजुएला का, जिम्बाब्वे का बात करिए, लेसोथो का बात करिए, तंजानिया का बात करिए, तो केन्या का बात करिए, तो साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में इतना सारा देश है, या आप साउथ अमेरिका की बात करिए तो ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट लाखों में पहुंच गया, 10,000%, 20,000%, 30,000%। तो ऐसी जगह पर भी आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा हम लोग इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं कि नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो भी बहुत ज़्यादा आपकी इकॉनमी के लिए, आपकी कंपनी के लिए दिक्कत की बात है। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस इन्फ्लेशन रेट ऑल्सो, क्योंकि लेकिन वो आपके हैंड में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अनकंट्रोलेबल बोलते हैं। उसके अलावा मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल्स में हम लोग और भी कई सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं, जैसे करेंसी की बात कर सकते हैं हम लोग, टैक्सेशन सिस्टम्स की हम लोग बात कर सकते हैं, टैक्सेस को बढ़ा दिया, टैक्सेस को घटा दिया, सरकार के हाथ में ना, सरकार ने मान लीजिए टैक्स 10% कर दिया, ठीक है, 20% तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेसमैन के लिए फायदा हो गया, नए नए बिजनेसेस आएंगे। सरकार ने 10% टैक्स 40% कर दिया, अगेन इट इज हार्मफुल फॉर यू। तो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, करेंसी अप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन, तो ये कहीं ना कहीं हमारे और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एक पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हैं एक बिजनेसमैन के लिए। ठीक, हम लोग बात करते हैं सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स की बात करेंगे। तो सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज क्रेप्ट इनटू द मार्केटिंग लिटरेचर एज एन अल्टरनेटिव्स टू द मार्केट कॉन्सेप्ट्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, परसेप्शन। इसके अलावा हम लोग इसमें पॉपुलेशंस की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चेंज इन फैशन की बात करते हैं, चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न्स की बात करते हैं। तो सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स में पहले सोशल फैक्टर हम लोग चेंज इन फैशन। आज के टाइम में देख लीजिए फैशन बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। आप चाहकर भी अगर आप वो फैशन के ट्रेंड्स को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो देन आपको क्या होगा, यू हैव टू बी फेस द मार्केट फेल्यूर। आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो और लेकिन फैशन बहुत रेगुलर चेंज हो रही है तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उस पर कहने का आपको R&D में पैसा खत्म करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा खत्म, नया नया इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा, नया नया मशीन्स लाना पड़ेगा। तो चेंज इन फैशन हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो जाएगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, चेंज इन फैशन हो गया, चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न। हम लोग देख लिया पिछले 10 सालों 20 सालों में कंजम्पशन पैटर्न हैज़ बीन चेंज ड्रास्टिकली, स्पेशली इन मेट्रोज एंड अर्बन, सेमी अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में। तो लोगों का खरीदने का तरीका चेंज हो गया, कंजम्पशन पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया। अगर आज हम लोग 20 साल की पहले की बात करते हैं, हम लोग नॉर्मल फैमिलीज की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात करिए आप या मार्केटिंग की बात करिए, अमीर आदमी के लिए इकोनॉमिक्स नहीं बना है, गरीब आदमी के लिए इकोनॉमिक्स नहीं बना है। इकोनॉमिक्स से जितने भी रूल अप्लाई होते हैं, दिस इज टोटली फॉर द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। कंजम्पशन पैटर्न कैसे चेंज हुआ? आज से 20 साल पहले 25 साल पहले नॉर्मल फैमिलीज में क्या होता था कि हम लोग फेस्टिवल्स में कपड़े खरीदते थे। सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग द वेरी सिली एग्जांपल, या कभी कोई बर्थडे हो गया, कोई ओकेजन हो गया, तब हम लोग कपड़े खरीदते थे। आज के टाइम में तो लोगों को पता होता था, कपड़े वाले मैन्युफैक्चरर को पता है कि होली आ रहा है, दीपावली आ रहा है, ईद आ रहा है, बकरीद आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, दे हैड मैन्युफैक्चर दोज अपैरल्स। तो एक बहुत डिटरमाइंड, बहुत फिक्स मार्केट थी। बट पिछले 20 सालों में देखिए, जब मार्केट में अब तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री आई, देखिए अभी फ्लिपकार्ट और इसमें अमेजोन पर सेल चल रहा है। तो हम लोग को भाई अगर नॉर्मल हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग की भी बात करते हैं तो मैक्सिमम रिटेल स्टोर्स में कहीं ना कहीं सेल चलती रहती है। तो सिंस लास्ट 2010 से हम लोग बात करें, 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है। तो उस कंजम्पशन पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब मन होता है लोग मॉल जा रहे हैं, खाने के उस पर्पज से कपड़ा खरीद के ले आते हैं। तो आपको एक अनसर्टेनिटीज मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई है। ये हो गए सोशल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर्स में रिलीजन इज टोटली अनकंट्रोलेबल, आपको पता है, ठीक है। तो कि क्लियर, तो रिलीजन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस को, लैंग्वेजेस हो गया, परसेप्शन हो गया, ठीक। फिर आगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, परसेप्शन, एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट परसेप्शंस। तो कौन से परसेप्शन वाला कौन सा सामान ले रहा है आपको नहीं पता। यू कैन नॉट बी कंट्रोल दोज पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, यू कैन नॉट कंट्रोल द रिलीजन ऑफ इंडिविजुअल्स। भाई मुस्लिम हिंदुइज्म का प्रोडक्ट ले रहा है, हिंदू वाला
मुस्लिम का प्रोडक्ट लेना, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट. लैंग्वेजेस इज ऑल अबाउट द, हम लोग वही रीजन्स की बात कर रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, अलग अलग एरियाज के लोग कहीं ना कहीं दे हैव सम डिफरेंट, दे हैव सम सर्टेन perceptions toward the product and services, which is again totally uncontrollable. नेक्स्ट हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. इसमें हो गया मोस्ट ड्रामेटिक फोर्स नाउ शेपिंग आउट द डेस्टिनी, है ना, सीधी सी बात है. इज चेंजिंग द वेरी रैपिडली, क्रिएट द न्यू मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज, सेफ्टी रेगुलेशंस रिजल्ट्स इन अ हायर रिसर्च कॉस्ट. सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है. हम लोगों ने देखा है पिछले 5 साल 10 साल में इतना जल्दी जल्दी, आज देख लिए 6 महीने में हर 6 मंथ में नया एंड्रॉइड आ जा रहा है, एंड्रॉइड का अपडेटेड वर्जन आ जा रहा है. मार्केट में जो चीज चल रहा है हर 4 महीने 5 महीने ना, एवरी डे यू आर गेटिंग सम सर्टेन न्यू टेक्नोलॉजीज इन अ मार्केट. इतना ज्यादा रिसर्च चल रहा है अक्रॉस द इंडिया, ठीक है. तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द दोज फैक्टर्स ऑल्सो कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग इन अ वेरी रैपिडली इन अ मैनर. सो व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू बी टेक केयर अबाउट द दो चेंजेस. अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, आपको कहीं ना कहीं मार्केट फेलियर की सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी. व्हाट हैपेंड विद द नोकिया, हम लोग नोकिया का एग्जांपल देते हैं, ओनिडा का एग्जांपल देते हैं. दुनिया की बहुत सारी कंपनीज देखी है, वी हैव सीन सो मेनी कंपनीज इन द पास्ट, they had to face some certain market failure situations just because of technology obsolete. Nokia की देखिए ना, everybody was crazy about the Android phone in 2009-10, but Nokia was stuck with the Windows. लोगों ने नहीं लिया, मार्केट से निकलना पड़ा. तो अगर टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग इन अ वेरी रैपिडली मैनर, सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to be analyze those factors, and accordingly we have to be fulfill those demands of the customers. Otherwise same thing will happen with the businesses जो नोकिया के साथ हुआ. तो इन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स plays a very crucial role, and being a businessman, being in a corporates, we will not be able to analyze these many factors. नेक्स्ट हो गया कि क्रिएट द न्यू मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज. हम लोग को पता है कि टेक्नोलॉजीज ऑलवेज कम विद द वेरी न्यू अपॉर्चुनिटीज. सो कहीं ना कहीं आज के टाइम में देखिए पूरा अक्रॉस द ग्लोब, पूरा दुनिया जो चल रहा है विच इज टोटली डिजिटली, दुनिया की वही कंपनी मार्केट में सक्सेस पा रही है. वाइल टॉकिंग अबाउट, हम लोग अमेजॉन की बात करिए या आईफोन एप्पल का बात करिए, फ्लिपकार्ट का बात करिए, वॉलमार्ट का बात करिए, तो ऑल दोज कंपनीज हु आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, स्ट्रॉन्ग technological support they are getting actually success, and they are having some certain competitive advantages from some certain different market. अगर हम लोग यहीं पर बात करेंगे, अगर देखिए आज के टाइम में पिछले लास्ट 2-3 साल में देखिए कितने ज़्यादा एजुकेशनल टेक के स्टार्टअप्स मार्केट में आए. दे हैव एक्सप्लॉइट द पूरे का पूरा एजुकेशनल सेक्टर्स को करने के उन्होंने पूरा एक चेंज करके रख दिया. अनअकैडमी का बात करिए, वाइजूस का बात करिए, वाइटट का बात करिए, वेदांतु का बात करिए, ऐसे कहीं ना कहीं अक्रॉस द इंडिया वी हैव मोर देन द 100 एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल बिजनेसेस रनिंग इन द मार्केट विच इज टोटली एक्सप्लॉइट द मार्केट. कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में गेन किया उन्होंने. तो हम लोग को पता है कि जो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा बैकअप के रखेंगे, टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, विच ऑलवेज विल गिव यू सम सर्टेन वैल्यू एडिशन फॉर योर बिजनेसेस. फिर हो गया अगेन इज टोटली अनकंट्रोलेबल. फिर सेफ्टी रेगुलेशंस, हम लोग को पता है वी हैव द डिफरेंट सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. तो वी हैव टू बी, और ये पता है हम लोग कि अगर वट एवर द टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट वी आर सेलिंग, इफ we are not able to maintain those safety regulations which is actually decided by the ISO 9001 और 14001 और 21001 या BIS की बात करेंगे, इंडिया की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. But while talking about the, if you are selling a product in across the globe or every country have the different safety regulations, तो कहीं ना कहीं हम लोग कभी भी इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाएंगे. Because we have to be customize the product according to the company to company, according to the country to country. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में जो होता है ना कि बहुत लिबरल सेफ्टी रेगुलेशंस की पॉलिसीज हैं, बट हम लोग यूरोप की बात करेंगे, यूएस का बात करेंगे या जापान का बात करिए, जितनी भी डेवलप्ड हैं या अबाउट टू बी डेवलप्ड हैं, जो डेवलपिंग की बात करें हम लोग, दे हैव सम सर्टेन डिफरेंट सेफ्टी रेगुलेशंस एंड वेरी स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस
and we have to be fulfill those safety regulations. After that we will be able to survive in the market. Okay, now next is the environmental factors. आज के टाइम में हम लोगों को पता है कि पूरा दुनिया इन्वायरमेंट को लेकर परेशान हो रहा है. इंक्रीज द पॉल्यूशन, हम लोगों को पूरा इन्वायरमेंट की कोई भी पॉलिसी सरकार के द्वारा आ गई तो वी हैव टू बी फुलफिल दोज पॉलिसीज, हम लोग को वो मानकर चलना पड़ेगा. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हम लोग इंक्रीज द पॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन हमारा कितना है कितना नहीं है, तो अगर उसकी जो भी पॉलिसीज हमको पूरा करना पड़ेगा. वाटर डिस्पोजेबल की बात करिए, एयर पोल्यूशन की बात करिए, उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सर्टेन गवर्नमेंट्स हैव टू सर्टेन गवर्नमेंट्स की कहीं ना कहीं सर्टेन पॉलिसीज है वो उनको मानकर चलना पड़ता है. सरकार बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रही है तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी इम्पैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट भी इम्पैक्ट करेगा. क्लाइमेट चेंज, कार्बन रेटिंग टेक्निकल नहीं समझना, लेकिन जो भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं तो ये इन्वायरमेंटल एजेंसी, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा उसको हम लोग रेगुलेट करते हैं. हर कंपनी को जो लोग ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टेज हम लोग उसको रेटिंग करते हैं 1 to 5. ठीक है, तो इतना टेक्निकल नहीं जाना है, मुझे याद रखना कि कार्बन रेटिंग की वजह से एग्जाम्पल के लिए दिया है कि कार्बन रेटिंग की कुछ गाइडलाइंस चेंज हो गई, क्लाइमेट चेंज की कुछ गाइडलाइंस चेंज हो गई, तो वो कहीं ना कहीं विच इज टोटली अनकंट्रोलेबल. फिर लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम लोगों को पता है आज के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं, हम लोग सोलर एनर्जीज की तरफ हम लोग जा रहे हैं आजकल. लेकिन इसीलिए आज के जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हम लोग का कि कहीं ना लोग पेट्रोल और डीजल से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ रहे हैं, ईवीज पे आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वी हैव सम सर्टेन लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक आपके लिए थ्रेट ही है. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर दिस इज अगेन टोटली अनकंट्रोलेबल. फिर लीगल फैक्टर्स में इंक्रीज द लेजिस्लेशंस, भाई लीगल फैक्टर में रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, किस देश में क्या लीगल फैक्टर्स हैं, सरकार कब चेंज कर दे, कब सरकार नोटबंदी कर दे, कब सरकार 5% टैक्स लगा दे, कब सरकार 10% टैक्स लगा दे, कब सरकार कोई नया ले दे कि आपको एक ये स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आपको ये स्टैंडर्ड बढ़ाना है. तो कहीं ना कहीं जितना तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द एनी लीगल फैक्टर्स एट एनी टाइम. दिस इज अगेंस्ट टोटली अनकंट्रोलेबल, बट वी हैव टू बी फुलफिल एट एनी कॉस्ट. आपको ना चाहकर भी आपको वो चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी. इंक्लूड द लॉज, रिजिड रूल्स रेगुलेशन, सरकार बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज बना रही है, वो भी आपके देश के लिए, आपकी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है. तो लीगल फैक्टर इज ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन. लॉज की बात करेंगे, इफ इन एनी कंट्रीज और एनी स्टेट दे हैव सम सर्टेन वेरी कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. फिर नेचुरल फैक्टर हम लोग को पता ही है, it's involve the natural resources that are needed on the inputs by marketers or that are affected by the marketing activities, है ना. पता ही ना, अगर मान लो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, कभी बिल्कुल ड्रॉट की सिचुएशन फेस करना पड़ जाता है हम लोगों को. ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा मान लीजिए आपने कहीं ऐसे आप कोई सीजनल प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे हो, एयर कंडीशंस की बात करिए, वुलन से क्लोथ का बात करिए, वुलन्स के क्लोथ का मान लीजिए आपका सीजनल प्रोडक्ट है, केवल सर्दियों के टाइम का प्रोडक्ट बिकता है कि सर्दी ने माना नॉर्मल जो क्लाइमेट वालों ने जो भी थे, मौसम विभाग ने एक प्रेडिक्ट करके रखा था कि इस बार टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर नवंबर टू फरवरी रहेगा माइनस नहीं 20 डिग्री. सपोज दैट टेम्परेचर कहीं 25-26 पे गया, तो लोगों ने आपके जो हीटर्स हैं या गीजर्स हैं या वुलन्स के क्लोथ है मार्केट में नहीं बिका. तो या मतलब भाई है सिंपल सीजनल अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, तो कहना कि जो नेचुरल बहुत बड़ा फैक्टर है विच इज टोटली अनकंट्रोलेबल, कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है. ठीक है, तो बीइंग अ बिजनेस एंटरप्राइजेस वी हैव टू बी एनालाइज. इसीलिए देखिए ना कि लोग कहीं ना कहीं ऐसी कंट्रीज में बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं जहाँ पे बहुत इनस्टेबल क्लाइमेट रहता है. इंडिया की बात करिए हम लोग, बहुत ज़्यादा हिमाचल में कुछ है, मतलब हिमाचल में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट अनस्टेबल रहता है, या हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करिए, क्योंकि यहाँ दुनिया के बहुत सारे देश में -20 -25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, या ओवरऑल हो या प्लस में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही. तो ऐसी जगह पर नेचुरल फैक्टर्स की वजह से पूरा अनकंट्रोलेबल होता है, आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट वी हैव टोल्ड यू टुडे. तो इफ़ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज़ यू कैन आस्क, अभी पूछ लीजिए. और हम आपको कल वाला अगर आप लोगों को ज़रूरत लगता है तो हम लोग वी कैन डिस्कस ऑन द व्हाट्सअप, आप हमको बता दीजिएगा, हम दोबारा कंज्यूमर बिहेवियर और आपको मार्केटिंग सेगमेंटेशन पढ़ा देंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वी विल मीट यू बाय टुमारो. आज हम लोग पक्का टाइमिंग फिक्स कर लेंगे बिकॉज वी हैव सम सर्टेन अदर
इंगेजमेंट इन अ इवनिंग टाइम, तो दैट इज द ओनली रीजन। आपने देखा होगा कल भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया, अब बाहर थे हम, आज भी लेट हो गया। तो आई डोंट वांट एनी इंटरवेंशन इन क्लासेस, क्लासेस शुड बी रेगुलर। तो आई मतलब इसीलिए हम चाह रहे क्लासेस रेगुलर चलता रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी स्किप ऑफ एनी क्लासेस फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। तो वी आर ट्राइंग टू फिक्स द टाइमिंग, हम लोग अभी बात करते हैं, आज हम लोग फाइनल कर लेंगे, कल से उसी टाइम पे क्लासेस चलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट टुगेदर टुमारो, प्रॉब्ली विल टेल यू द टाइमिंग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। और नोट्स हमने आपको दे दिया, कल वाले का नोट कोई दिक्कत होगा आप हमको बता दीजिए, हम लोग उसका दोबारा एक भी आपको लेक्चर ले लेंगे। ओके, थैंक यू मनप्रीत, थैंक यू संध्या मैम।